मेरे गांव में मतलब सभी 100% लोगों का सपना क्या होता था कि एक सिपाही बन जाऊं, फौजी बन जाऊं। ठीक है, कोई ये तो सपनों से बियॉन्ड था कि सीधे आप एसपी बन जाओगे, एएसपी बन जाओगे, आईपीएस या आईएएस बन जाओगे। सिविल सर्विस प्रिपरेशन के दौरान दूसरा झटका खाया, क्योंकि अभी तक तो मैं बिना पढ़े टॉप कर जाता था, किंतु यहाँ आकर के देखा मैंने ये तो बहुत टफ एग्जाम है, रियल रगड़ा एग्जाम है जिसे मैं कहूँगा। हमें सिर्फ 90% तैयार करना चाहिए, 100% हम कभी कर ही नहीं सकते, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। 90 को तैयार करो, अच्छे से तैयार करो, जाके क्रैक कर दो। नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड 1989 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और आज जोश टॉक्स में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। मैं एक हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ, पुराना गांव। मेरी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास तक वो गांव में हुई, गांव के सरकारी स्कूल में हुई। बता दूं कि हमारी फ़ीस जहाँ तक मुझे याद है 10 पैसा मंथली होती थी। तो उसके बाद मैं वहाँ से 11वीं 12वीं 2 क्लासेज मैंने सोनीपत में की, क्योंकि गांव में 10वीं तक का ही स्कूल था। सोनीपत का हिंदू कॉलेज अच्छा फेमस कॉलेज है हरियाणा का। और फिर मैं वहाँ से आईआईटी दिल्ली में आया और आईआईटी दिल्ली से सिविल सर्विसेज। तो इन चारों की बात करेंगे अभी। गांव की बात करें तो गांव का स्कूल हमारा जो है सरकारी स्कूल था, और यद्यपि वहाँ पे क्लास टीचर अच्छे होते थे, मतलब तब तो हमारा 10वीं तक का पूरा मीडियम हिंदी क्लास का था। और लकीली मैं कहूँ कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत शार्प था, मैं मैथमेटिक्स में, तो उसने मुझे हेल्प किया हमेशा। तो क्लास में एज ए ब्राइट स्टूडेंट मतलब मेरे को प्रोजेक्ट किया, हमेशा जो है अपनी क्लास में टॉपर रहा। तो 10वीं क्लास मैंने गाँव से की और वहाँ से मेरे को तो पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उन दिनों 2 ही कैरियर नज़र आते थे, मेडिकल या इंजीनियरिंग। आजकल तो 50 कैरियर हैं, बट उन दिनों ऑप्शन लिमिटेड थे और उनको लगा लड़का बहुत शार्प है, मैथमेटिक्स में शार्प है, तो इसलिए इसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, जैसे जो हमारे टीचर्स वगैरह थे। तो मेरे लिए एक प्रकार से सोसाइटी की ओर से डिफाइंड कोर्स हो गया कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो और उन दिनों हरियाणा में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र आरईसी, जो आजकल एनआईटी कुरुक्षेत्र है। तो हमारा टारगेट था जब सोनीपत आए कि हम एनआईटी कुरुक्षेत्र में सेलेक्ट होंगे। मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी था कि मेरी क्लास में 2 बच्चे दिल्ली के थे, जबकि बाकी सारी क्लास हरियाणा वालों की थी, और हम सबका फोकस और टारगेट एनआईटी कुरुक्षेत्र था। किंतु वो जो 2 बच्चे दिल्ली के थे, मैंने उनसे पूछा, भाई तुम दिल्ली जैसी इतनी बड़ी जगह छोड़ के सोनीपत क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा में अभी भी 10+1+3 क्लास चल रही है, और दिल्ली में 10+2+3 हो गई है। तो अगर मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा 1 साल बचेगा बीएससी करने में, इसलिए हम यहाँ आए। तो वो आईआईटी की तैयारी करते थे, उनके देखते मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दे दिया। आईआईटी पहुँच के मुझे एक बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि तब तक मैं 10वीं क्लास तक भी अपनी क्लास का हीरो रहा था। ठीक है, बिना पढ़े टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 11वीं 12वीं में भी आराम से जो है आईआईटी में आ गए। और यहाँ के देखा, सारी जो मेजॉरिटी थी वो डीपीएस जैसे स्कूलों से आई थी, और हम गांव के, तो हमारा 10वीं तक तो मीडियम ही हिंदी था। ठीक है, 11वीं 12वीं में मीडियम इंग्लिश जरूर हो गया था, किंतु पढ़ाते सब हिंदी में ही थे, और हम समझते भी सब हिंदी में ही थे। लिखने के लिए मीडियम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इंग्लिश था। तो यहाँ तो सारा काम इंग्लिश में हो रहा था। तो मेरे लिए वो बड़ा ही सरप्राइजिंग भी था, और मेरे लिए एक बड़ा झटका भी था, क्योंकि सारी क्लासेज इंग्लिश में होना, फिर सब कुछ इंग्लिश में बोलना। तो मुझे लगा भाई हम तो इनसे पिछड़ जाएंगे। मेरा क्या था कि मैंने ये कहा कि नहीं, आई विल प्रूव कि मैं इनसे बेटर हूँ, इनसे कम नहीं हूँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मेरा इंग्लिश में ग्रेड आया C, और सेकेंड सेमेस्टर में आईआईटी में इंग्लिश ही पढ़ाते हैं 2 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा ग्रेड अपने आप A हो गया। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आई कुड हैव बीन वॉक डाउन बाई ऑल ऑफ देम। बट आपका टैलेंट है, लैंग्वेज तो एक मीडियम है, सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम है। अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा सिविल सर्विसेज में ट्रांजिशन कैसे हुआ? ठीक है, आईआईटी के तीसरे साल के बाद हम लोग की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जिसको आजकल इंटर्नशिप कहा जाता है। तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने ऊषा फेंच कलकत्ता में की। तो ऊषा फेंच कलकत्ता में जब हम गए तो दिन में 8 घंटे का दिन होता था। मशीनें थी, कहीं पे पंखे के रोटर बन रहे होते थे, कहीं पे उसके वो जो फैंस हैं उसका बन रहा था, कहीं वो तारें उसमें वो करी जाती थी। ठीक है ना, तो मेरे को पूरा दिन काटना, मतलब समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल होता था। सो मैंने सोचा मेरे से 8 घंटे नहीं कट रहे, पूरा लाइफ कैसे कटेगा इंजीनियरिंग में? मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना था, आई वॉज नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग। तो मुझे कोई ऐसी नौकरी चाहिए जो मेरे को ज़्यादा फुलफिलिंग
मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन दे, जहाँ मुझे अपने करने के रिजल्ट इमीडिएट कहीं दिख पाएँ, जहाँ मैं लोगों की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकूँ, क्योंकि मैं उस टारगेट से गाँव से आया था। जिस गाँव के बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे गाँव में मतलब सभी 100% लोगों का सपना क्या होता था कि एक सिपाही बन जाऊँ, फौजी बन जाऊँ, ठीक है? कोई ये तो सपनों से बियॉन्ड था कि सीधे आप एसपी बन जाओगे, एएसपी बन जाओगे, आईपीएस या आईएएस बन जाओगे, तो वहाँ तो मैक्सिमम लोगों का सपना ही यही था। और अभी भी आज की तारीख में भी, तब नहीं, आज मैं 34 साल बाद बोल रहा हूँ, 34 साल तो मैं आईपीएस में हो गए, तो एक प्रकार से 50 साल बाद बोल रहा हूँ कि आज भी उनका मैक्सिमम सपना यही है कि किसी तरह से बच्चा जो है फौजी बन जाए, फौज में सेलेक्ट हो जाए, पुलिस में सेलेक्ट हो जाए, कहीं सीएपीएफ में सेलेक्ट हो जाए, तो यही उनका मैक्सिमम सपना रहता है। तो वैसी बैकग्राउंड थी और मेरी फैमिली बैकग्राउंड कहीं एक स्मॉल शॉप टाइप की थी मेरे पेरेंट्स की, ग्रैंडफादर से लेके पेरेंटल जो चला आता है, तो उन्होंने भी कभी उसके बियॉन्ड देखा ही नहीं था। तब मैंने ये निर्णय लिया कि जो है मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, जहाँ मैं लोगों की ज़िंदगी में सीधे-सीधे फ़र्क ला सकूँ। तो ये मेरे जो साथ में 2 कोलीग थे वहीं ट्रेनिंग में उषा फैन्स में, जो मेरे साथ ही अंडर ट्रेनिंग थे, तो उनसे भी मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए फिर सिविल सर्विसेज बेस्ट है। वहाँ पे ये रियल स्कोप्स हैं। और हो सकता है बैकग्राउंड में मेरे जो कुछ उन दिनों के जो फेमस सिविल सर्वेंट्स थे लाइक टीएन शेषन, किरण बेदी, हो सकता है उनका भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस रहा हो। इन सब ने मिला करके मेरे को एक ये ज़रूर है कि मैंने 3rd ईयर के एंड में कलकत्ता से ट्रेनिंग ख़त्म करते-करते डिसाइड कर लिया था कि मैं फाइनली सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूँगा और वही मेरी डेस्टिनी है। प्रिपरेशन की बात करें तो मैं लाइफ़ में पहली बार दूसरा झटका खाया। जैसे मैंने हिंदी मीडियम का झटका खाया था आईआईटी में आने के बाद, तो सिविल सर्विस प्रिपरेशन के दौरान दूसरा झटका खाया, क्योंकि अभी तक तो मैं मैथमेटिक्स के दम पे आगे निकलता था, बिना पढ़े टॉप कर जाता था, ठीक है, बिना किसी कोचिंग के आईआईटी में आ गया, किंतु यहाँ आकर के देखा मैंने ये तो बहुत टफ एग्जाम है। वो खाली मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं है, वो रियल रगड़ा एग्जाम है जिसे मैं कहूँगा। तो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम मैं कहूँगा सिविल सर्विसेज एग्जाम है, और यहाँ आपका एक टैलेंट से काम नहीं चलेगा। यहाँ हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, डिटर्मिनेशन चाहिए एकलव्य के लेवल की, और फोकस चाहिए अर्जुन के लेवल का। तो ये जो चीज़ें हैं ये और किसी एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं चाहिए। और मैं पहली बार लाइफ में पढ़ा, मैं कहूँगा मतलब रियल जिसे कहते हैं ना, मतलब रगड़ा लगा के पढ़ा, और पहली बार जिसे कहेंगे फेल भी हुआ काइंड ऑफ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो खैर मैंने बिना एक्सपेक्टेशन के दिया था, निर्णय ही मैंने 3rd ईयर में किया, फिर 4th ईयर पास करना था, पास करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया। तो प्रीलिम्स तो हो गया, किंतु मेंस के लिए तो आपको कम से कम 1 डेढ़ साल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट लिया अपना, जो मेरा, मैं उसको मेन अटेम्प्ट मानता था, और मैं एक प्रकार से, चूँकि मैं लाइफ में कभी वो नहीं हुआ था, एग्ज़ाम में हमेशा टॉप करता था, तो मैं श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा सेकंड अटेम्प्ट, जो मेरा मतलब रियल में फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। क्योंकि पहले वाला तो मैं भी जानता था कि मैंने बिना टाइम के खाली एक्सपीरियंस के लिए दिया था। तो ये जो मेरा मेन अटेम्प्ट था, जब इसका रिजल्ट आया तो मैं 600 रैंक पे आ गया, ठीक है। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे आदत नहीं थी, मैंने पूरी तैयारी से दिया, सब कुछ किया। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सिविल सर्विसेज में कोई एक सब्जेक्ट, तो मैंने देखा मेरे मार्क्स बाकी सब जगह बिल्कुल टॉप 100 वाले थे, किंतु एक सब्जेक्ट मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसी में मैं सबसे कम पे आ गया। उसी में सीधा-सीधा 70-80 नंबर का गैप आ गया, जिसने मेरा रैंक 50 से 600 पे ले आया। मैंने जो है फिर से खुद को तैयार किया, चूँकि मेरा बेस्ट अटेम्प्ट तो हो गया था, मैं उससे ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकता था, और मेरे रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए थे, सब कुछ इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। प्रॉब्लम सिर्फ एक सब्जेक्ट में रह गई, वो मेरा ओन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने 6 साल आईआईटी दिल्ली में लगाए, 4 बीटेक में और 2 एमटेक में। तो फिर मैंने वो सब्जेक्ट बदला और मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया उसकी जगह। उन दिनों 2 ऑप्शनल होते थे, तो वो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ तैयारी करता था, फाइनली उसका नहीं हुआ। मैं उसको हिस्ट्री का मास्टर मानता था, तो मैंने उसके नोट्स लिए, कभी-कभी बुक्स पढ़ी, सिर्फ उसके नोट्स लिए, और आई स्कोर्ड 327 आउट ऑफ 600, मतलब 55% प्लस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है। तो एनीवे उसकी वजह से मेरा जो है फाइनली रिजल्ट आ गया और मैं आईपीएस में आया। तो फाइनली मेरा एकदम नए सब्जेक्ट के साथ
हिस्ट्री जिसको मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, जिसमें मैंने 10th तक मेरे सबसे कम नंबर आते थे क्योंकि मैथ्स में मेरे 100 रहते थे और हिस्ट्री में सबसे लो आते थे, और उस सब्जेक्ट के साथ अपने दोस्त के नोट्स के साथ मैंने तैयार किया। उसका फ़ायदा ये हुआ ना कि मेरा लिमिटेड हो गया पढ़ाई, लिमिटेड में ज़्यादा याद रहेगा, मैं इतना स्कोप कर लेता हूँ। ये भी एक फंडा है सिविल सर्विस की तैयारी का। हमें 90% रूल, हमें सिर्फ 90% तैयार करना चाहिए, 100% हम कभी कर ही नहीं सकते, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। 90 को तैयार करो, अच्छे से तैयार करो, जाके क्रैक कर दो। ये उसका फंड है। एनीवे, तो मेरा हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ गए, तो फाइनली आई गॉट द रैंक ऑफ 231 और आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। तो जैसा मैंने कहा, तो गांव, जब मैं गांव पहुंचा तो उनके लिए तो वही था, वो तो भाई उनके लिए सिपाही दरोगा जाने कितनी बड़ी बात है। तो एसपी का तो उस पूछते आईपीएस होता क्या है, तो बताया गया कि फाइनली एसपी बनते हो, तो उनके लिए तो सपना था, मतलब दे वांटेड टू सी मी इन यूनिफॉर्म, बट उस दिन थोड़ी यूनिफॉर्म मिलेगी, वो तो ट्रेनिंग के बाद मिलेगी। एनीवे, तो दैट वाज द डे। ये जरूर मैं कहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्जाम से पहले आपको टेंशन होने लगती है, नींद नहीं आती है, उस सब चीज़ों के पार होना है हमें। और इंटरव्यू के बाहर जब हम जाएंगे तो धक धक होने लगती है, किसी को दिल में होती है, किसी को नेक में होती है, किसी को हाथों में होती है। तो ये मैं कहूँगा स्ट्रेस नेचुरल है। किसी भी लाइफ में परफॉर्मेंस के लिए एक एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस कभी नहीं आएगी। अगर हम किसी चीज़ का थोड़ा भी लोड नहीं लेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। एक ग्राफ अगर हम खींचते हैं परफॉर्मेंस वर्सेज स्ट्रेस, तो शुरू में स्ट्रेस बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, तो यूँ जाएगा ग्राफ। एक लिमिट आती है जो मैक्सिमम जाने के बाद कि वो यूँ परफॉर्मेंस आने लगती है, बाद में जीरो। तो मुझे जो ऑप्टिमम वाली लिमिट है ना, जैसे कि एक रस्सी है, अगर उसमें स्ट्रेस नहीं होगा तो कपड़े क्या सुखाएगी, लटक जाएगी। परंतु अगर उसको हमने इतना खींच दिया स्ट्रेस के चक्कर में तो टूट जाएगी एक दिन। तो दिस इज द फंडा कि एक स्ट्रेस की ऑप्टिमम अमाउंट जरूरी है। जब हम स्ट्रेस लेंगे, तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका हम पे लोड रहेगा, रिजल्ट देना है, परफॉर्मेंस देनी है, तो रिजल्ट आएगा। किंतु हमने उस स्ट्रेस को एक सीमा के पार जाने दिया तो मुझे नींद आनी बंद हो जाएगी हैं, और मेरे को समझ में नहीं आने लगेगा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि फिर मेरे अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली वो फिर हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और एक हमारी परफॉर्मेंस को जीरो पे ले जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये फंडा है कि हमें अपने स्ट्रेस को रखना जरूर है, पर ऑप्टिमम लेवल के आगे नहीं जाने देना है। और दूसरा एक और फंडा है एंजाइटी, स्ट्रेस ऑब्लिक एंजाइटी, कि वो आएगी, इट इज नेचुरल, हर किसी में आएगी, कितना भी बड़ा वक्ता है, जितने जो ही जिस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है उससे हायर प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो फिर से धक धक होगा दिल। तो उसको हमें मान लेना कि नेचुरल है, ये होगा, होके खत्म हो जाएगा, वी जस्ट इग्नोर इट। देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। सो आई वुड से कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मेंटली अपने को इस बात के लिए तैयार करें कि 10 से 12 की एवरेज निकले, पीक टाइम 14 घंटे पे जाए, और 2 साल का मान के चलें, 2 साल तैयारी के लिए चाहिए। उससे पहले आप सोचेंगे कि हम निकाल लेंगे तो ऑलमोस्ट रेयर है, ऑलमोस्ट रेयर है। तो ये मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में कहूँगा। और तैयारी के बारे में 2-3 बातें और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क तो चाहिए, साथ में स्मार्ट वर्क चाहिए। हमें रीडिंग स्किल्स होना चाहिए। रीडिंग स्किल्स में मतलब जब तक हम रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, कुछ याद नहीं रहता है। 1 हफ्ते के अंदर आपके पास ना सिर्फ 1/4 रह जाता है, 1/4। और अगर साल भर के बाद तो मुश्किल से 5-7% रह जाता है। तो आपका ग्राफ यूँ हुआ, यूँ हो जाता रहता है नीचे। तो इट इज़ बेटर कि हम यूँ ग्राफ नीचे लाने लगा फिर रिवाइज़ करें, तब ऊँचे उठ गए, फिर वो नीचे भी आएगा तो एटलीस्ट कुछ याद रहेगा। तो रीडिंग स्किल्स कैसे बेटर की जाएँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे बेटर की जाए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे टाइम वेस्टर्स पैदा होते रहते हैं। आज की डेट में तो सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सभी टाइम वेस्टर्स हैं। हमारे टाइम में मूवीज़ और स्पोर्ट्स और डिस्कशन करना, किसी न किसी के बारे में, क्रिकेट के मैचेस में लगे रहना, दिन भर कमेंट्री सुनते रहना, ये था। तो ये टाइम वेस्टर्स हमें अपने लाइफ से काटने हैं। हमारा फोकस अर्जुन की तरह, सिर्फ चिड़िया की आँख, पेड़ है, टहने हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, आसमान है, सब है अर्जुन के लिए, किंतु ही हैज कट हिमसेल्फ ऑफ, उसने अपने को इन सब से काट लिया, तभी जा कर के रिजल्ट आएंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे के एवरेज 2 साल लगातार जब हम निकालेंगे तो श्योर रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएंगे, श्योर रिजल्ट आएंगे। तो साथियों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम कॉन्फिडेंस रखें, अगर हम फोकस्ड रहें, अगर हम अपने टाइम को ढंग से मैनेज करें और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। फिर भी अगर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ashok.ips89@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सर्टेनली आपको गाइड करने में मुझे खुशी होगी। हेलो एस्पिरेंट्स,
हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।